हेलो बच्चों, गिवन एजुकेशन पर आपका स्वागत है। बच्चों, हम गिवन एजुकेशन पर मैथ को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं। मैथ का सबसे पहला चैप्टर हम संख्या पद्धति से पढ़ रहे हैं, जिसको बच्चों क्या बोलते हैं, हम नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, संख्याएं पढ़ रहे हैं। संख्याओं के बारे में बच्चों यहाँ आपको 3 क्लासें पढ़ाई जा चुकी है, जहाँ संख्याओं के बारे में बच्चों आपको अच्छे से समझाया गया है। तो जिन बच्चों ने हमारी पिछली 3 क्लासें नहीं देखी हो, वे बच्चे कृपया हमारी पिछली 3 क्लासें देख करके हमारी आज चौथी क्लास से तब देखें। तो बच्चों, पिछली जो हमारी कल की क्लास थी, मैंने आपको प्राकृत संख्या पढ़ाई है। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है बच्चों, मैंने आपको बताया। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो हम आज स्टार्ट करेंगे विषम संख्या। मैं आपको बताऊंगा कि विषम संख्या क्या होती है। तो बच्चों, विषम संख्या किसको बोलते हैं हम? आज जो हम पढ़ने वाले हैं विषम संख्या। क्या पढ़ने वाले हैं हम? विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओड नंबर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ओड नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर कौन कौन से होते हैं, ओड नंबर की पहचान कैसे की जाती है। विषम संख्या क्या होती है बच्चों? जिन संख्याओं को 2 से विभक्त नहीं किया जा सके, वे संख्या कौन सी होती है बच्चों? हमारी विषम संख्या होती है। और जिनको 2 से विभक्त किया जा सकता है, वे कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। और जिन संख्याओं को 2 से विभक्त नहीं किया जा सकता, वे सभी की सभी संख्या कौन सी होती है? हमारी विषम संख्या होती है। जैसे कि मैं यहाँ उदाहरण हम लिख रहे हैं। हमारी जो सबसे पहली विषम संख्या है बच्चों, ध्यान रखना, डायरेक्ट पेपर में पूछा गया है। सबसे पहली विषम संख्या है 1, फिर इसके बाद हमारी विषम संख्या है 3, फिर आएगी हमारी, ऐसी हम लगातार विषम संख्या लिख रहे हैं बच्चों। यहाँ हमारी इससे अगली विषम संख्या है 5, फिर आएगी हमारी 7, फिर आएगी हमारी 9, फिर आएगी हमारी 11, इससे आगे 13, फिर आएगी हमारी 15, और फिर आएगी बच्चों 17। ऐसे ही ये भी कहाँ तक जा रही है? हमारी विषम संख्या अनंत तक जा रही है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो बच्चों, हमारी प्राकृत संख्या कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। ऐसे ही प्राकृत संख्याओं से बनी सभी संख्या कहाँ तक जा रही है? सभी की सभी अनंत तक। तो हमारी ये विषम संख्या भी किससे बनी हुई है? प्राकृत संख्या से। विषम संख्या कौन सी होती है? जिन संख्याओं को 2 से विभक्त नहीं किया जा सकता, वे संख्याएं कौन सी होती है? विषम संख्या होती है। क्या बच्चों, हम इन संख्याओं को 2 से विभक्त किया जा सकता है? इन संख्याओं को नहीं, इनको हम किससे विभक्त नहीं किया जा सकता? इनको 2 से। जिन संख्याओं को 2 से विभक्त नहीं किया जा सकता, या जिन संख्याओं के इकाई अंक 2 से विभक्त नहीं किए जा सकते, वे संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या होती है। अब बच्चों, ध्यान देने वाली ये बात है, हमने सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी लिखी है? यहाँ 1। मैं यहाँ कह भी सकता हूँ हमारा एक सबसे छोटी विषम संख्या है। एक क्या है? हमारी सबसे छोटी विषम संख्या है। और बच्चों, एक जो ये हमारी 9 है, इसके बारे में भी यहाँ 9 एक सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या है। बच्चों, मैंने कल आपको बताया था कि भाज्य संख्या कौन सी होती है और अभाज्य संख्या कौन सी होती है। जिन बच्चों ने हमारी कल की क्लास देखी होगी, उन बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारी ये 9 कैसी संख्या? एक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में संख्या होती है बच्चों जिनके 2 से अधिक क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। हमारी एक पहली सबसे छोटी 9 एक ऐसी संख्या है पहली, जिसके क्या है? 2 से अधिक क्या है? गुणनखंड है।
यहाँ कौन, मैं 9 के बारे में बता रहा हूँ, इसके कितने गुणनखंड है बच्चों, 2 से अधिक है। एक ये किससे कटेगी, 1 से, एक किससे कटेगी, 3 से, और एक किससे कटेगी अपने आप खुद से। तो इसके कितने गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है। और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे कौन सी संख्या होती है, वह कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या कौन सी है, 9। बाकी जो ये हमारी 7, 5, 3 और 1 है, इनके केवल और केवल 2 गुणनखंड है। और उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, जिनके 2 गुणनखंड होते हैं उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। और हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 9। तो बच्चों हम यहाँ कुछ और बड़े बड़े उदाहरण भी लेंगे विषम संख्या के, और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि 333, ये भी क्या है, हमारी विषम संख्या है। कैसे, मैंने ये बताया था आपको कि बड़ी संख्याओं को कैसे पहचान करेंगे कि ये विषम है या सम है। मैंने ये बताया था बच्चों कि हमें बड़ी संख्याओं को पहचान करने के लिए क्या करना है, उसके इकाई अंक पर जाना है और इकाई अंक को देखना है 2 से भाग करके। जो इकाई अंक हमारा 2 से भाग हो गया तो फिर वो हो जाएगी बच्चों हमारी सम संख्या। और यदि इकाई अंक 2 से भाग नहीं हुआ तो वो कौन सी हो जाएगी, हमारी विषम संख्या। तो यहाँ ये क्या, हमारा 3 इकाई अंक 2 से भाग हो जाएगा, नहीं। तो ये कौन सी संख्या है, ये भी विषम संख्या है। ऐसे ही हमारी बच्चों 441 भी कौन सी है, विषम संख्या है। ऐसी हमारी 45 भी कैसी है, विषम संख्या है। ऐसी हमारी 1015 भी क्या है, विषम संख्या है। तो ऐसी बच्चों और भी है, ETC और भी है, बहुत सारी है, ETC आदि। आप लोगों को विषम संख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। विषम संख्या किसको बोलते हैं, जिन संख्याओं को 2 से भाग नहीं दिया जा सकता, और जिन संख्याओं को 2 से भाग दिया जा सकता है वे संख्या सम होती है, जिनको नहीं दिया जा सकता वे विषम होती है। सबसे छोटी विषम संख्या हमारी 1 होती है, और सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या हमारी 9 होती है। अभी हम पढ़ेंगे बच्चों, अगला हमारा नंबर है सह अभाज्य संख्या। ये कौन सी संख्या होती है, सह अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों हम कोप्राइम नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, कोप्राइम नंबर बच्चों उन संख्याओं को बोलते हैं जिन संख्याओं में एक, बच्चों में इसकी बात कर रहा हूं, एक के अलावा कोई भी संख्या समान न हो। बच्चों यहाँ क्या बताया गया है सह अभाज्य संख्या के बारे में, कि ऐसी में संख्या जिनमें केवल कौन सी संख्या समान हो, एक संख्या समान हो, बाकी कोई भी संख्या यहाँ क्या नहीं होगी, समान नहीं होगी। कैसे बता रहा हूं मैं यहाँ, या एक उदाहरण, एक परिभाषा और है इसकी, या करके लिखो यहाँ, जिन संख्याओं का HCF हमेशा, HCF का अर्थ क्या है बच्चों, यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का अर्थ क्या है बच्चों, यहाँ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में क्या हो, समान हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में समान है, उसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जिन संख्याओं का HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है, वे भी कौन सी संख्या होती है, हमारी सह अभाज्य संख्या होती है, कोप्राइम नंबर होते हैं। यहाँ उदाहरण के तौर पर मैं जैसे यहाँ लिख रहा हूँ उदाहरण, सह अभाज्य संख्याओं के कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ मैं, 2 और
3। क्या हमारी 2 और 3 संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं? बच्चों मैंने ये बताया था, क्या इनमें दो में और 3 में कोई आप लोगों को कोई संख्या 1 के अलावा कोई कॉमन दिखाई दे रहा है? यहाँ 3 को हम किस संख्या से काट सकते हैं? किस संख्या से काट सकते हैं? कैसे ये हमारी 3 को हम अच्छे से समझेंगे। 3 को किस संख्या से डिवाइड किया जा सकता है? इसको 1 से और इसको 3 से। ठीक है बच्चों, इसको 1 से और इसको किससे? 3 से। और एक क्या है हमारी 2 को किस संख्या से डिवाइड किया जा सकता है? इसको 1 से केवल और इसको 2 से। मुझे पता है कि 3 और 2 क्या सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। और हमेशा अभाज्य संख्याओं का, बच्चों ध्यान से सुनो, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। और जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है वे संख्या कौन सी संख्या होती है बच्चों? हमेशा सह अभाज्य संख्या होती है, ये ध्यान रखना। तो इनमें क्या बच्चों, तुम लोगों को 1 के अलावा कोई संख्या कॉमन नजर आ रही है? कोई संख्या समान नजर आ रही है? केवल कौन सी संख्या समान है हमारी? 1। और यहाँ भी कौन सी समान है? 1। और मैंने आपको बताया भी है, जिन संख्याओं में केवल कौन सी संख्या समान हो? 1 हो, उसके अलावा कोई भी संख्या समान नहीं हो। यहाँ क्या इसमें 2 है इस संख्या में? नहीं। क्या इस संख्या में 3 है? नहीं। तो केवल 1 के अलावा कोई भी संख्या हमारी यहाँ कॉमन नहीं है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों संख्या हमारी, ये कौन सी संख्या है हमारी? 2 और 3 अभाज्य संख्या है। ऐसे ही और भी उदाहरण लेंगे हम यहाँ। जैसे मैं 7 और बच्चों ले रहा हूँ 11। क्या ले रहा हूँ यहाँ में? 11। तो 7 और 11 में कोई संख्या कॉमन है? नहीं ना। इसको केवल 7 से भाग दिया जा सकता है, इसको केवल 11 से डिवाइड किया जा सकता है। और दूसरी बात, ये दोनों की दोनों संख्याएं क्या है बच्चों? यहाँ हमारी अभाज्य संख्या है। और नहीं इनमें कोई हमारी क्या है? यहाँ कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। किसको छोड़ करके? केवल 1 को। तो ये संख्या भी हमारी कौन सी हो गई? सह अभाज्य संख्या हो गई है। अगली जो हमारी संख्या, अगला जो हमारा उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3। एक ले रहा हूं मैं यहाँ 15 और एक संख्या ले रहा हूं बच्चों 7। क्या ये हमारी संख्या है? भाज्य संख्या है 15 और 7? चेक करते हैं बच्चों। मुझे पता है 15 के फैक्टर कितने होंगे? 15 को यदि मैं यहाँ फैक्टर करने लगूं तो ये किससे कटेगा? 1 से कटेगा बच्चों, एक 3 से कटेगा, एक किससे कटेगा ये बच्चों? 5 से कटेगा, और एक खुद से ही अपने आप से कटेगा, यानी 15 से कटेगा एक बार। और ऐसे ही हमारा यहाँ 7 है। 7 को केवल किससे काट सकते हैं हम? या तो 7 से काट सकते हैं बच्चों, या किससे काट सकते हैं? 1 से। या तो इसको 7 से काट सकते हैं या 1 से। और मैंने ये बताया कि जिन संख्याओं में जो भी संख्या हमारी कॉमन होगी, जो 1 के अलावा, यदि 1 के अलावा यदि कोई संख्या कॉमन ना होगी, समान नहीं होगी, वह संख्या कौन सी होगी? हमारी अभाज्य संख्या होगी। तो 1 के अलावा 15 और 7 में आप लोगों को कोई संख्या समान नजर आ रही है? 1 को छोड़ करके केवल हमें कौन सी संख्या समान नजर आ रही है बच्चों? 1। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। और यहाँ लिखा भी हुआ कि 1 के अलावा कोई भी संख्या समान नहीं होती हो, जहाँ वहाँ कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो इसमें केवल 1 समान है, 1 यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि 15 और 7 क्या है? यहाँ समान है। इसमें इसका 7 का फैक्टर क्या है? 7। क्या 7 इसके पास है 15 के? नहीं। बाकी कोई भी संख्या समान नहीं है, ना ही यहाँ 7 समान है और ना ही यहाँ 15 और ना ही 5 है। केवल कौन सी संख्या समान है हमारी? 1। और जहाँ 1 के अलावा कोई भी संख्या समान ना हो, वहाँ हमेशा में संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या होती है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण लेंगे हम, चौथा यहाँ, उदाहरण नंबर 4 बच्चों। क्या हमारी 35 और बच्चों 7, 10 ले लो। क्या हमारी 35 और 10 अभाज्य संख्या है? नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ हमें पता है कि 35 को हम किससे काट सकते हैं बच्चों? 7 से। और किससे काट सकते हैं? 5 से। और 10 को किससे काट सकते हैं हम? किससे काट सकते हैं बच्चों हम? इसको 2 से और इसको 5 से। ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या हमें, इसमें कोई 1 के अलावा कोई संख्या नजर आ रही है समान है? हाँ है। कौन सी संख्या समान है? यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है। और हमने लिखा क्या था बच्चों कि जिन संख्याओं में 1 के अलावा कोई भी संख्या समान ना हो, वे संख्या कौन सी होती है? सहअभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ तो 1 के अलावा कौन सी संख्या और समान हो गई बच्चों?
कौन सी समान हो गई? एक तो थी, एक तो हमारी कॉमन थी, यहाँ भी एक फैक्टर होगा, एक फैक्टर यहाँ होगा और एक यहाँ भी है। हर एक संख्या को एक से डिवाइड किया जा सकता है, तो हर एक संख्या को एक तो कम से कम डिवाइड करेगा ही करेगा, चाहे वो अभाज्य संख्या हो या फिर हमारी भाज्य संख्या हो। तो एक के अलावा इसमें कोई और भी संख्या कॉमन है? हाँ है, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है। और जिन संख्याओं में एक के अलावा कोई संख्या कॉमन होती है, वे संख्या क्या नहीं होती है? अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो ये हमारी 35 और 10 कौन सी संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है। सह अभाज्य संख्या कौन सी? ये हमारी कौन सी संख्या नहीं है बच्चों? सह अभाज्य संख्या नहीं है। और भी उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण नंबर 5, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ लिखूँ 35 और बच्चों यहाँ लिखूँ मैं 11। क्या 35 और 11 हमारी कौन सी सह अभाज्य संख्या है? तो हमारी 35 और 11 सह अभाज्य संख्या है जी। इस यहाँ हमारा 11 है और 35 में 11 कभी भी नहीं होता है। 35 का 11 फैक्टर नहीं है, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि हमारा इसमें इन 35 और 11 का एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1 होगा। जिन संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। में संख्या कौन सी हो जाती है? अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या हो जाती है। तो ये हमारी ये भी कौन सी संख्या है बच्चों? ये भी कोप्राइम है। ये भी कौन सी संख्या है हमारी? कोप्राइम। और ये भी कौन सी संख्या है बच्चों? हमारी कोप्राइम। और 5 और 7 भी, ये 15 और 7 भी हमारी कौन सी संख्या है बच्चों? हमारी ये भी कौन सी संख्या है? कोप्राइम, सह अभाज्य संख्या। ये भी कौन सी संख्या है? कोप्राइम। और बच्चों ये हमारी ये कौन सी संख्या है? कंपोजिट नंबर। ये कौन से नंबर है बच्चों? कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर हम क्या नहीं हो सकते? कोप्राइम संख्याएं नहीं हो सकती। कंपोजिट नंबर बोलते हैं जी भाज्य संख्या। और कभी भी भाज्य संख्याएं क्या नहीं हो सकती है? सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। कोई भी दो भाज्य संख्या क्या नहीं हो सकती है? सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। और दूसरी बात बच्चों, पहले इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लिया बच्चों? इसको हटा दूं मैं। हम पढ़ रहे हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या में संख्या होती है जिनका एचसीएफ या तो क्या हो? 1 हो, या फिर जिन संख्याओं में कोई भी फैक्टर क्या नहीं हो बच्चों? समान नहीं हो। किसको छोड़ करके? 1 को छोड़ करके। क्या नहीं हो? कोई भी संख्या क्या नहीं हो बच्चों? वहां समान नहीं हो, 1 को छोड़ करके। देखिएगा दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सह अभाज्य संख्या। एक पॉइंट छूट गया है बच्चों, इसमें एक आखिरी पॉइंट छूट गया है। 2 लगातार संख्याएं, 2 लगातार संख्याएं हमेशा अभाज्य, हमेशा सह अभाज्य संख्या होती है। बच्चों यहाँ बताया क्या जा रहा है? उसने ये बताया है कि जो हमारी 2 लगातार संख्याएं होगी, में कोई सी भी हो सकती है, कोई सी भी संख्या ले लो आप, हमेशा में संख्या 2 लगातार संख्याएं क्या होगी? हमारी सह अभाज्य संख्या होगी। जैसे कि सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 2 और 3। क्या ये हमारी अभाज्य संख्याएं? हाँ बच्चों, ये हमारी अभाज्य संख्याएं। इनमें 1 के अलावा कोई इनका एचसीएफ
जिन संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, इनमें कौन सी संख्या होती है? सह अभाज्य संख्या होती है। और कौन सी ऐसी संख्या है? ये भी हमारी लगातार 2 और 3 भी कैसी है? सह अभाज्य संख्या है। यदि मैं यहाँ 4 और 5 भी कैसी संख्या है बच्चों? हमारी सह अभाज्य संख्या है। ऐसी यदि मैं 6 और 7 भी लूँ, ये भी हमारी क्या है? सह अभाज्य संख्या है। और ऐसी ही मैं यदि 11 और एक कौन सी लूँ? 12, ये दोनों भी संख्या कौन सी संख्या है? हमारी सह अभाज्य संख्या है। ये भी अनंत तक जा रहा है। ऐसे ही बच्चों में यहाँ लास्ट पॉइंट इसमें ये लिखवाया है कि 2 लगातार संख्याएं हमेशा कौन सी होती है? सह अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे कि 2 और 3 भी क्या है? सह अभाज्य संख्या है। 4 और 5 भी कैसी है? सह अभाज्य संख्या है। 6 और 7 भी कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। ऐसे 11 और 12 भी क्या है? हमारी सह अभाज्य संख्या है। तो कोई भी ऐसी 2 लगातार संख्या में हमेशा कौन सी संख्या होती है? सह अभाज्य संख्या होती है। अभी हम जो पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, यदि किसी संख्या का योग उसके गुणनखंड के योग के बराबर हो, अभी हम पढ़ेंगे बच्चों पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, हम इंग्लिश में बोलते हैं पूर्ण संख्या को परफेक्ट नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं बच्चों? ये होती है जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग उसके बराबर हो जाए उस संख्या को क्या बोलते हैं हम? पूर्ण संख्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं? जिन संख्याओं के गुणनखंड उसके किसके बराबर हो जाए बच्चों? उसके उस संख्या के बराबर हो जाए। जिन संख्याओं का गुणनखंड का योग, जिस संख्याओं के गुणनखंडों का क्या योग बच्चों किसके बराबर हो जाए? उस संख्या के बराबर हो जाए। वे संख्याएं कौन सी संख्या होती है हमारी? वे संख्या, उन संख्याओं को बोलते हैं हम पूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर बोलते हैं। यहाँ बताया क्या जा रहा है बच्चों, ध्यान से सुनो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है बच्चों? हमारी 6 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 6। अब यहाँ 6 के बारे में क्या बताया गया है? जैसे ही यहाँ बताया गया है ऐसा ही करेंगे बच्चों। 6 के कौन कौन से गुणनखंड होते हैं? एक तो एक होता है, एक 6 को किससे काट सकते हैं हम? 2 से। और 6 को किससे काट सकते हैं? 3 से। और एक किससे काट सकते हैं? 6 से। लेकिन बच्चों हमें 6 नहीं लेना है, वो संख्या नहीं लेनी है जिसका हम क्या निकाल रहे हो? परफेक्ट नंबर निकाल रहे हो। उस संख्या को छोड़ करके हमें कौन से गुणनखंड लेने हैं? बाकी के गुणनखंड लेने। क्या ये गुणनखंड, इन गुणनखंडों का योग किसके बराबर हो रहा है? 6 के बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए 6 के। 6 के गुणनखंडों का योग किसके बराबर होना चाहिए? 6 के, छोड़ करके 6 को। तो बच्चों 3 और 2 5 और 1 6, क्या इसके बराबर हो रहे हैं इन गुणनखंडों का योग? ये भी कितना हो रहा है? टोटल योग कितना हो रहा है बच्चों? 6। इन 6 के गुणनखंडों का योग किसके बराबर हो गया बच्चों? किसके बराबर हो गया? 6 के बराबर हो गया। और यहाँ बताया भी गया था कि जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो जाए तो वे संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो हमारी
सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 6 है। एक कौन सी है हमारी पूर्ण संख्या? एक है हमारी 28। एक कौन सी है? 28। 28 के गुणनखंड क्या होंगे बच्चों? क्या क्या होंगे 28 के गुणनखंड? सबसे पहले 28 को 1 से काट सकते हैं, फिर 2 से भी काट सकते हैं, फिर किससे काट सकते हैं? 4 से भी काट सकते हैं। और 28 4 के बाद किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 7 के बाद 28 किससे कटेगा? 14 से कटेगा। और 1 किससे कटेगा बच्चों? 28 से। हमें वो संख्या नहीं लेनी है जिसका हमें पूर्ण वर्ग देखना है, जिस संख्या का हमें क्या देखना है? पूर्ण संख्या देखनी है। पूर्ण वर्ग नहीं, सॉरी बच्चों, कौन सी संख्या देखनी है? पूर्ण संख्या देखनी है। तो इसको छोड़ करके बाकी सभी 28 के गुणनखंडों का योग करो। ये कितना हो जाएगा यहाँ? 7 और 4 11 और 2 13 और 1 14। और 14 कितने हो जाएंगे बच्चों? 14 और 14 कितने हो गए यहाँ? 28 हो गए। तो क्या ये 28 हमारा इसके बराबर हो गया? जी हाँ, 28 के गुणनखंडों का योग किसके बराबर हो गया? 28 के बराबर हो गया। और जिस संख्या का गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो जाता है, में संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर होते हैं। तो 6 भी हमारी परफेक्ट नंबर है और 28 भी हमारी क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। तो बच्चों इनको ही याद रखना, इससे आगे के मेरे भी ध्यान नहीं है कि अगली परफेक्ट नंबर कौन सा है। सबसे पहला सबसे छोटा हमारा परफेक्ट नंबर 6 है, फिर उसके बाद में हमारा परफेक्ट नंबर कौन सा है? 28 है। और इसके बाद भी है बच्चों, ऐसे इसके बाद है, उससे आगे का मुझे भी नहीं पता है। आप भी यहाँ जो पूछा जा सकता है बच्चों केवल 6 के या फिर 28 तक पूछा जा सकता है आपको पेपर में। अभी इसको उतारो बच्चों। उतार लिया बच्चों ये। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात बहुत इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ चुके हैं, ओड नंबर भी पढ़ चुके हैं और इवन नंबर भी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों याद रखना हमेशा, क्या मैं यहाँ रिमार्क कर दे रहा हूँ बच्चों, रिमार्क आपको क्या याद रखना है? यदि इवन नंबर में बच्चों में इवन नंबर जोड़ूंगा तो हमेशा रिजल्ट भी क्या आएगा बच्चों? हमारा इवन नंबर आएगा। यदि किसी इवन नंबर जोड़ूंगा तो रिजल्ट भी क्या आएगा? हमारा योग भी क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। यदि बच्चों में ओड नंबर प्लस करूंगा तो बच्चों तब भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। यदि बच्चों में ओड नंबर में इवन नंबर यदि मैं ओड नंबर में इवन नंबर प्लस करूंगा तो हमारा हमेशा रिजल्ट आएगा बच्चों ओड नंबर आएगा। इनको याद रखना है आप सभी को। दूसरा हमारा क्या है बच्चों यहाँ? यदि इवन नंबर में इवन नंबर का मल्टीपल करूंगा तो बच्चों हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा? यहाँ इवन नंबर आएगा। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को समझा दूं, यहाँ यदि मैं 2 का मल्टीपल 4 में करूं तो बच्चों हमारा रिजल्ट भी क्या आ रहा है? इवन नंबर आना चाहिए। तो रिजल्ट भी क्या आएगा? इवन नंबर आए। 8 एक ऐसी संख्या है, इवन नंबर है। यदि बच्चों में ओड नंबर में गुना करूंगा तो हमारा रिजल्ट कैसा आएगा? हमेशा बच्चों हमारा कौन सा रिजल्ट आएगा? ये ओड नंबर आएगा। उदाहरण के तौर पर यदि मैं 3 की गुना बच्चों कर रहा हूँ 5 में, ये दोनों हमारे कौन से नंबर है? ओड नंबर है, विषम संख्या है। तो यदि मैं ओड नंबर में गुना करूंगा तो हमेशा कोई भी ओड नंबर हो चाहे, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? हमारा ओड नंबर आना चाहिए। 3 पंजे 15, तो हमारा रिजल्ट भी क्या आया? ओड नंबर आया। यदि बच्चों में इवन
नंबर की ओड नंबर में गुना करूँगा, मल्टीपल करूँगा, तो रिजल्ट भी हमारा क्या आएगा, हमेशा इवन नंबर आएगा। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यदि मैं कोई भी ओड नंबर और इवन नंबर ले सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ 6 इवन नंबर ले रहा हूँ और बच्चों 7 ले रहा हूँ मैं ओड नंबर। यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, हमारा क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। 6 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चों, 42 हो जाएगा। तो हमारे उदाहरण भी यहाँ इवन की गुना की तो हमारा रिजल्ट भी क्या आया, इवन आया। और ओड की गुना की तो क्या आना चाहिए बच्चों, ओड आना चाहिए। तो ओड का हमने उदाहरण भी देखा, क्या रिजल्ट मिला हमें, ओड ही मिला। ओड और इवन का मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा इवन नंबर आएगा। तो हमने यहाँ उदाहरण भी देखा 6 और 7 की गुना की तो हमें यहाँ रिजल्ट भी क्या मिला बच्चों, इवन नंबर मिला 42। बच्चों आज नंबर से संबंधित मैंने संख्या पद्धति में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। बच्चों कल की क्लास में हमने पिछली 3 क्लासों में जो भी कुछ सीखा है और आज हमने जो भी कुछ सीखा है उससे संबंधित कल की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों उन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको जो मैंने पिछली क्लास में जो भी कुछ पढ़ा है वो सभी कुछ आपको अच्छे से कंठस्थ याद होना चाहिए बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।